टेक्नोराइज में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज हम चेक रेल के बारे में पढ़ेंगे। हमारे रेलवे ट्रैक में कहाँ-कहाँ पर चेक रेल लगाई जाती है इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे और साथ ही साथ क्यों लगाई जाती है? चेक रेल हमारे ट्रैक में क्यों लगाई जाती है इसके बारे में आज हम ज़रा जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले चेक रेल क्या होती है? व्हाट इज़ मीन बाय चेक रेल ज़रा इसके बारे में ज़रा-सा हम डिस्कस कर लेंगे। इसका मैंने एक डेफिनिशन आपके सामने प्रोड्यूस किया है। इट इज़ अ रेल लेड पैरेलल टू अ रनिंग रेल यानी जो हमारी रनिंग रेल होती है उसके पैरेलल में रनिंग रेल के पैरेलल में एक रेल लगाई जाती है, जिसका काम होता है टू गाइड व्हील्स, व्हील्स को गाइड करने का काम। यानी चेक रेल का काम क्या है? रनिंग रेल के बगल में एक रेल लगाई जाती है, जो व्हील्स को गाइड करती है। कहाँ पर? कौन-कौन सी लोकेशन है उसको मैं हाइलाइट कर देता हूँ। थ्रू पॉइंट्स, रेलवे क्रॉसिंग्स और शार्प कर्व, राउंड कर्व से यहाँ लिखा है शार्प कर्व। मकसद क्या है? टू रिड्यूस वियर एंड रिस्क ऑफ डिरेलमेंट ड्यू टू फ्लैंज क्लाइंबिंग। तो ये मकसद है हमारे चेक रेल का। मैं आपको एक-एक चीज़ धीरे-धीरे डिस्कस करूँगा। अब हमारे रेलवे ट्रैक के अंदर कौन-कौन सी जगह पे चेक रेल लगाई जाती है, मैं ज़रा उसके बारे में डिस्कस करता हूँ। हम लोग एक-एक करके पढ़ेंगे, पहले हम उनके नाम देख लेते हैं। सबसे पहले आज हम जो पढ़ने वाले वो है लेवल क्रॉसिंग। लेवल क्रॉसिंग में चेक रेल लगाई जाती है। दूसरा हमारा पॉइंट है टर्नआउट्स, टर्नआउट में क्रॉसिंग के सामने। तीसरा कर्व्स, कौन से कर्व्स में क्या डिग्री के कर्वेचर के ऊपर लगाते हैं वो भी हम देख लेंगे, शार्प कर्व्स। और कुछ पॉइंट्स में सिमिलर फ्लेक्सर या कॉन्ट्रा फ्लेक्सर जो हमारे जो है टर्नआउट्स होते हैं, वहाँ पर एटीएस के पास भी एक छोटी-सी चेक रेल लगाई जाती है। तो टोटल अगर हम गौर करेंगे तो सिर्फ़ ये 4 ही जगह हैं थ्रू आउट आवर रेलवे ट्रैक, हमारे इंडियन रेलवेज़ में इन 4 ही जगह चेक रेल लगाई जाती है। तो हम इन सब के बारे में बारी-बारी से डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड पे हम जाते हैं अभी। सबसे पहला पॉइंट, ये आ गया हमारा लेवल क्रॉसिंग। लेवल क्रॉसिंग दोस्तों हम सब जानते हैं लेवल क्रॉसिंग क्यों प्रोवाइड की जाती है। लेवल क्रॉसिंग प्रोवाइड करने का मकसद दोस्तों सिर्फ एक ही होता है, वो ये है कि हमारी जो रेलवे लाइन है इसके परपेंडिकुलर या स्क्यू कोई एंगल में बीच-बीच में कोई विलेजेस है, कोई मार्केट्स है, तो वहाँ पे से गाड़ियों को पास होने के लिए प्रोविज़न करना होता है, उसके लिए हम लेवल क्रॉसिंग प्रोवाइड करते हैं। अब इसके लिए देखा जाए तो 3 तरीका हमारे पास है। या तो लेवल क्रॉसिंग जैसा यानी रोड और रेल का इंटरसेक्शन एक ही लेवल पर हो, तो हमको लेवल क्रॉसिंग प्रोवाइड करना पड़ता है। दूसरा ऑप्शन दोस्तों है रोड ओवर ब्रिज, जिसे हम आरओबी बोलते हैं, फ्लाईओवर भी कह सकते हैं। तीसरा होता है आरयूबी, रोड अंडर ब्रिज, जिसे हम सबवे भी कह सकते हैं। तो इन तीनों ऑप्शंस में आरओबी एंड आरयूबी, ये जो 2 ऑप्शंस पहले जो मैं बात कर रहा हूँ, ये दोनों ऑप्शंस जो है खर्चीले हैं। आरओबी में आपको फ्लाईओवर बनाना है, ब्रिज बनाना है। आरयूबी में आपको एक्सकवेट करके अंडर ब्रिज बनाना है, अंडर पैसेज बनाना है। इसमें खर्चा ज़्यादा होता है। सबसे लो कॉस्ट में अगर अगर हमको एक क्रॉसिंग करना है, रोड व्हीकल को पास करने का है रेलवे लाइन से, तो दैट इज़ नथिंग बट रे लेवल क्रॉसिंग। इसीलिए फ्रीक्वेंटली जगह-जगह पर बनाई जाती है। अब तो हमारे यहाँ पे जो है कोशिश की जा रही है थ्रू आउट इंडियन रेलवेज़ में एक्सीडेंट्स को मिनिमाइज़ करने के लिए, लेवल क्रॉसिंग को खत्म करने की, बट व्हेरेवर इट इज़ देयर, यहाँ पे कोशिश हमारी होती है कि लेवल क्रॉसिंग पे जो है चेक रेल हमको प्रोवाइड करनी पड़ती थी। क्यों प्रोवाइड करनी पड़ती है, ज़रा मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर। देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने एक लेवल क्रॉसिंग बनाने की कोशिश की है। एक टिपिकल लेवल क्रॉसिंग आप देखते हैं, समझो ये कोई एक डाउन लाइन है और ये अप लाइन है, ये हमारी रेलवे लाइन को जाने के लिए। और ये जो रास्ता है आप देख रहे हैं, ये लेवल क्रॉसिंग है। यहाँ पर हमको जो है बिटुमिनस लेयर या एक तरीके का लेवल सरफेस प्रोवाइड करना होता है। दोस्तों यहाँ पे सबसे ज़्यादा गौर करने की चीज़ ये है कि लेवल क्रॉसिंग जो बनाई जाती है, इट इज़ नॉट फॉर द रेलवेज़, बट ये जो लेवल क्रॉसिंग जो बनाई जाती है, रोड ट्रैफिक को पास करने के लिए बनाई जाती है। लेवल क्रॉसिंग हमारी जो है रोड यूज़र्स के लिए है। जो रोड यूज़र्स रेलवे लाइन पार करके जा सके, इसके लिए है। अब हम जानते हैं कि हमारी जो गाड़ियाँ होती है उसमें न्यूमैटिक टायर होते हैं, उसको लेवल सरफेस चाहिए होता है। तो इन गाड़ियों को जाने के लिए लेवल सरफेस चाहिए, इस वजह से हमें इसको लेवल करना होता है। अब हमारी ट्रेन की अगर हम बात करें, तो हमारी ट्रेन जो चलती है दोस्तों, उसको क्या चाहिए होता है? हमारी जो ट्रेन चलती है, इसको जो है
हमें ट्रेन को चलने के लिए सिर्फ और सिर्फ इसको 2 चीज़ चाहिए होती है। एक उसका ट्रेड जो है वो यानी रेल का जो टॉप होता है वहाँ से ट्रेड पास हो जाए और दूसरा है इसका फ्लांज जो होता है। इसका जो फ्लांज होता है इसको पास हो जाने के लिए जगह चाहिए। इससे अलावा हमारी ट्रेन को कुछ भी ज़्यादा चाहिए होता नहीं है। तो इसी के लिए जो है हम जो है हमें क्या करना पड़ता है कि हम जो है यहाँ पे चेक रेल प्रोवाइड करते हैं। चेक रेल इसलिए प्रोवाइड करते हैं दोस्तों, हमारा मकसद क्या है कि ये जो फ्लांज जो है ट्रेड के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपने पूरा डांबर डाल दिया इस तरीके से बिटुमिनस कर दिया कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो फ्लांज है हमारा दोस्तों अगर इसको क्लियरेंस नहीं मिलेगा तो क्या होगा, व्हील जो है इसकी ऊपर की तरफ चली जाएगी और व्हील के ऊपर जाने की वजह से क्या होगा कि जो है व्हील आपका जो मिसगाइड हो जाएगा और डिरेलमेंट होने के चांसेस है। तो ऐसा ना हो इसके लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पे हमने एक चेक रेल प्रोवाइड कर दिए सो दैट हमको जो भी फीलिंग करना है, हमें जो कोई भी फीलिंग वगैरह करना है वो यहाँ पे आजू-बाजू में कर दिया हमने, बीच में कर दिया दोनों ट्रैक के बीच में, दोनों चेक रेल के बीच में और यहाँ पर। तो हमारे लिए जो बहुत इम्पोर्टेंट जगह है वो ये है, ये जो क्लीयरेंस है, ये मेन रनिंग लाइन रेड कलर की लाइन रनिंग लाइन है, ऑरेंज वाली चेक रेल है, इन दोनों के बीच में क्लीयरेंस हमें चाहिए। तो ये क्लीयरेंस ये हमको मिल जाए, इसके लिए हम चेक रेल प्रोवाइड करते हैं। प्लान में आप देख रहे हैं कि इस तरीके से ऑरेंज कलर की जो लाइन है ये रनिंग रेल है। जैसे हमने अभी पढ़ा डेफिनिशन में, चेक रेल क्या है, एक पैरेलल रनिंग लाइन है जो मेन लाइन से कनेक्टेड होती है। ठीक है, तो ये हो गया व्हील को गाइड करने में हेल्प करती है। अब इस चेक रेल की लंबाई अगर हमने बात की दोस्तों कि हमारे लेवल क्रॉसिंग जो चेक रेल की लेंथ कितनी होती है, तो इसके लिए दोस्तों सिंपल क्या है, हमारा मैनुअल क्या कहता है कि जो भी आपका जो ये रोड विड्थ होगा, रोड विड्थ जो कुछ भी होगी, आपने जितना भी चौड़ा रोड आपने बनाया होगा लेवल क्रॉसिंग पे, उसमें प्लस 2 मीटर्स मोर देन 2 मीटर्स मोर देन यानी कि 1 मीटर आइदर साइड, इस तरफ 1 मीटर इस तरफ 1 मीटर, इतना तो इसकी लेंथ होनी चाहिए। ठीक है, तो ये बात हो गई हम लेवल क्रॉसिंग में चेक रेल क्यों प्रोवाइड करते हैं। अब आगे बात आती है कि लेवल क्रॉसिंग में चेक रेल का क्लियरेंस कितना देना है। तो यहाँ पे हम अगर गौर से देखें तो यहाँ 2 क्लियरेंस की बात होती है। एक होता है हॉरिजॉन्टल क्लियरेंस यानी गेज फेज ऑफ रनिंग लाइन और चेक रेल का जो ये जो फेज आप देख रहे हैं क्लियरेंस वाला, इनके बीच की जगह ये कितनी होनी चाहिए, ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है। दूसरी बात जो है दोस्तों कि ये जो रोड है हमारा यानी कि रनिंग लाइन है हमारा, इसका जो रेल टॉप है, इससे कितना डेप्थ तक हमको क्लियरेंस चाहिए, इसके बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो ये क्लियरेंस की वैल्यू आपको जो है मैनुअल में जो है अगर हम जाएंगे तो मैनुअल में वो हमें रिफर कर देता है IRSOD पे, इंडियन रेलवे शेड्यूल ऑफ डायमेंशन पे रिफर कर देता है, तो हमें वहां पे ये चीज देखने को मिल सकती है। फिलहाल के लिए मैं आपको उसके अलावा एक चीज बताता हूँ कि दोस्तों मैनुअल में लिखा है, मैं आपको भी बताऊंगा। मैनुअल में ये एक सवाल कई बार ऐसा हमको आता है कि क्वेश्चन एग्जाम्स में आते हैं कि अगर लेवल क्रॉसिंग में आप ओवरहॉलिंग या किसी प्रकार का काम कर रहे थे, तो आप अगर किसी वजह से चेक रेल नहीं लगा पाए, तो क्या हम गाड़ी को पास कर सकते हैं या नहीं पास कर सकते? अगर पास कर सकते हैं तो क्या कंडीशन है, इस तरीके का सवाल है। तो दोस्तों यहाँ पे अगर हम देखें तो लेवल क्रॉसिंग पे चेक रेल प्रोवाइड करने का रीजन एक ही है, रनिंग रेल को हम डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं। दोनों तरफ आप देखेंगे LH साइड की रेल, RS साइड की रेल कंटिन्यूअस इन नेचर है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई डिसकंटिन्यूटी नहीं है। तो यहाँ पर गाड़ी को तो पास किया जा सकता है, यस द ट्रेन कैन बी पास, बट क्योंकि यहाँ पे हम अभी काम कर रहे थे, फिटिंग्स वगैरह बराबर से इंटैक्ट यहाँ पे हमने काम किया है, जो ओवरहॉलिंग हमने किया है, तो यहाँ पे हीपिंग होगी, मक वगैरह होगी, तो गाड़ी जब अगर तेजी से चलेगी नॉर्मल सेक्शनल स्पीड में से, अगर यहाँ पे ओवरहॉलिंग का काम चल रहा था, चेक रेल अभी थोड़ा टाइम के लिए समझो कि नहीं चली, यहाँ पे इस तरीके से मिट्टी है, गाड़ी अगर नॉर्मल स्पीड में जाएगी तो देयर आर चांसेस, बहुत ज्यादा चांसेस है इस बात के कि जो है हमारी जो मक है वो इस तरीके से सड़क के नीचे आ जाए, तो ये जो है हमारा व्हील जो है माउंट हो सकता है फ्लैंज की वजह से। तो इसको अवॉइड करने के लिए हम गाड़ी को तो पास करते हैं, लेकिन हमारा मैनुअल कहता है कि गाड़ी को धीरे से पास करें। इसके लिए हमारा मैनुअल कहता है 30 kmph की स्पीड से पास करें। तो हमारा एक जो सवाल यहाँ पे क्लियर हो गया कि लेवल क्रॉसिंग पे अगर किसी कारणवश हमने अगर चेक रेल नहीं लगा पाए, कोई बात नहीं, गाड़ी को 30 kmph पे पास किया जा सकता है। मैं आपको दिखा देता हूँ ये जो मैनुअल का रेफरेंस अभी क्या है, पैरा 913
का पॉइंट नंबर 1 का बी में पॉइंट नंबर 5 क्या कहता है वो देख लीजिए। चेक रेल्स ऑफ लेवल क्रॉसिंग्स आर रिक्वायर्ड टू बी रिमूव फॉर टैंपिंग ऑपरेशन। अगर आप कोई टैंपिंग मशीन चला रहे हैं तो आपको चेक रेल को क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। पहली बात तो ये हो गई कि इसको क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा। टैंपिंग ऑपरेशन के दौरान चेक रेल को निकालना पड़ेगा। इसी तरह अगर लेवल क्रॉसिंग में ओवरहॉलिंग कर रहे हैं तब भी चेक रेल निकालनी पड़ेगी। LWR की डिस्ट्रेसिंग कर रहे हैं तब भी हमें चेक रेल निकालनी पड़ेगी, या किसी प्रकार का ट्रैक रिन्यूअल TRR वगैरह कर रहे हैं, TSR हम कर रहे हैं, CTR कर रहे हैं, तभी भी हमें चेक रेल निकालनी पड़ेगी। अब हमने निकाला किसी भी वजह से, किसी भी काम की वजह से, तो व्हाट वी हैव टू डू, इट शुड बी रीफिक्स्ड एज क्विकली एज पॉसिबल। क्या कह रहे हैं, जितना जल्द से जल्द हो सके उसे रीफिक्स करें, प्रेफरेबली बिफोर लिविंग साइट, साइट छोड़ने से पहले। फिर आगे कहता है शुड अ सिचुएशन अराइज, अगर ऐसी नौबत आए कि चेकरेल्स कैन नॉट बी रीफिक्स फॉर एनी रीजन, किसी कारणवश हम चेकरेल नहीं लगा पा रहे हैं, तब क्या करना, और ट्रेन को पास करना। ट्रेन हैव टू बी पास। जैसे कि मान के चलिए आपकी ट्रैक रिन्यूअल का आप काम कर रहे हैं, तो ट्रैक रिन्यूअल का काम जो है बड़ा काम है, तो उसमें जो है आप जो है आप चेकरेल नहीं लगा पाए, लेकिन आपको गाड़ियां पास करनी है, रोड पे ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, उसको पास करना जरूरी है। ठीक है, तो रोड ट्रैफिक को तो आप पास कर दोगे मार्जिन के हिसाब से, लेकिन ट्रेन को भी हमको पास करना है। जैसे रिन्यूअल हमने कर लिया, चेकरेल हम लगा नहीं पाए, हमने लाइन को ओपन कर दिया, इन दैट केस हमको क्या करना है, मैनुअल कहता है अ स्पीड रेस्ट्रिक्शन ऑफ 30 kmph शुड बी इम्पोज। जो मैं कह रहा था आपको, 30 kmph की स्पीड से गाड़ी को पास किया जा सकता है, बिसाइड ensuring that road traffic is diverted till the check rails are put in place। ठीक है, आगे वो क्या कहता है कि अगर ये पॉसिबल नहीं कि रोड ट्रैफिक को डाइवर्ट किया जा सके, तो क्या करना पड़ेगा, कुछ टेम्पररी मेजर लेके गाड़ियों को पास करेंगे। लेकिन इस केस में भी हमको ये कोशिश करना है कि हम यहाँ पे क्या करेंगे, स्टेशनरी वॉचमैन यहाँ पे डेप्यूट कर देंगे। ठीक है, ये काम जल्द से जल्द हमको करना होता है। तो ये एक पॉइंट हमारा चेकरेल के बारे में क्लियर क्लियर हो गया। अब इसके क्लियरेंस के बारे में क्या कहता है हमारा मैनुअल, वो मैं बता दूं। यहाँ पे हमारे मैनुअल में आप पहले यहाँ देखिए, ट्रैक स्ट्रक्चर एट लेवल क्रॉसिंग क्या कहता है, रेल जॉइंट शुड बी अवॉइडेड इन चेक रेल। तो एक चीज यहाँ की ये भी क्लियर हो गई, चेक रेल में किसी भी प्रकार का जोड़ अलाउड नहीं है। रोड की जितनी भी विड्थ होगी उसमें +1 मीटर आइदर साइड, यानी टोटल 2 मीटर लेंथ एक्स्ट्रा होगी, चेक रेल होगी। चेक रेल में जॉइंट इज नॉट परमिटेड, कि आपके पास रेल पुरानी थी या 2 टुकड़ा रेल थी, उसको जोड़ के फिश प्लेट आपने लगा दिया, तो चेक रेल में फिश प्लेट इज नॉट एट ऑल अलाउड। ठीक है, ये चीज यहाँ पे बिल्कुल क्लियर कर दी है। ठीक है, और दूसरा क्या कहता है, विद इन द 3 मीटर्स ऑन आइदर साइड फ्रॉम द एंड्स ना। तो यहाँ पे जॉइंट के बारे में चेक रेल में भी मना कर रहा है और रनिंग रेल में भी मना कर रहा है। तो रनिंग रेल में क्या कह रहा है, चेक रेल की तो विड्थ आपको पता है कि जो भी रोड विड्थ होगी उसमें +2 मीटर, लेकिन रनिंग रेल में भी क्या कह रहा है, 3 मीटर ऑन आइदर साइड फ्रॉम द एंड ऑफ लेवल क्रॉसिंग। लेवल क्रॉसिंग के एंड से 3 मीटर दूर तक रनिंग लाइन में भी किसी भी प्रकार का जॉइंट होना नहीं चाहिए। अब आ जाते हैं क्लियरेंस के बारे में हम बात करते हैं। तो अगर चेकरेल के क्लियरेंस की हम बात करेंगे तो हम देखेंगे कि यहाँ पे हमारे चेकरेल के अंदर वर्टिकल क्लियरेंस, हॉरिजॉन्टल क्लियरेंस की बात हो रही है। तो यहाँ पे आप देखें, वर्टिकल क्लियरेंस किसको बोलेंगे हम लोग, वर्टिकल क्लियरेंस किसे बोलेंगे, ये रेल के टॉप से लेके फ्लांज वेज जो जा रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, वर्टिकल क्लियरेंस। और चेकरेल और रनिंग रेल के बीच की डिस्टेंस को हम लोग हॉरिजॉन्टल क्लियरेंस। तो मिनिमम क्लियरेंस ऑफ चेकरेल एट लेवल क्रॉसिंग क्या है, मिनिमम वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है, इट शुड बी 51 mm एंड मैक्सिमम शुड बी 57 mm, यानी 51 to 57 mm। मिनिमम डेप्थ ऑफ स्पेस फॉर व्हील फ्लांज फ्रॉम रेल लेवल, यानी इसी को मैं कह रहा था वर्टिकल क्लियरेंस, इट शुड बी 38 mm, 38 mm। ये इसलिए चाहिए सो दैट आपका व्हील माउंट ना हो। अगर फ्लांज वे क्लियरेंस उसको परफेक्ट वर्टिकल क्लियरेंस नहीं मिलेगा, अगर मिट्टी वहां भरी है, ऑब्स्ट्रक्शन है, तो क्या हो जाएगा, हमारा व्हील जो है लिफ्ट हो जाएगा, यानी ट्रेड को छोड़ देगा। जब वो ट्रेड को छोड़ देगा तो व्हील मिस गाइड हो जाएगी, तो इट विल राइड ओवर योर रेल टॉप और वो गाड़ी डिरेल हो जाएगी। इस वजह से ये क्लियरेंस हमको देना है। अब सवाल उठता है कि क्लियरेंस कौन बरकरार रखेगा, 51 to 57 एंड 38 mm। तो अगर मैंड गेट है तो जो भी गेटमैन होगा उसका काम है इसको क्लियरेंस को मेंटेन करना। और अगर अनमैंड गेट है तो कीमैन जो हमारा होगा वो उसकी जिम्मेदारी है कि ये क्लियरेंस को मेंटेन रखे।
नेक्स्ट हम लोग बढ़ जाते हैं आगे। टर्नआउट, हमारा पहला पॉइंट क्लियर हो गया कि पहला चेकरेल हम जो प्रोवाइड कर रहे थे लेवल क्रॉसिंग में, अब आगे दूसरा हमारा जो चेकरेल प्रोवाइड करते हैं वो टर्नआउट में प्रोवाइड करते हैं। तो अभी आप यहाँ पे देखिए डायग्राम में, ये जो मैंने दिखा रहा हूँ यहाँ पे, मैं कर्सर मेरा देखिए, ये जो है हमारा क्या है, चेक रेल है। क्या है ये हमारा चेक रेल। इसको मैं रेड कलर से मार्क कर देता हूँ सो दैट आपको समझने में थोड़ी सी सहूलत हो जाए। ये जो चेक रेल हमको टर्नआउट में कहाँ दिया गया है, आप देखिए जो ये जो जगह है जो मैं मार्क कर रहा हूँ यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ, दिस इज नथिंग बट द क्रॉसिंग पोर्शन। ये जो है पोर्शन, इसको हम क्या बोलते हैं, क्रॉसिंग पोर्शन। क्रॉसिंग पोर्शन के दोनों साइड में, आइदर साइड यू कैन सी कि हमने यहाँ पर इस तरफ भी एक चेक रेल दिया और इस तरफ भी एक चेक रेल दिया हुआ है। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्रॉसिंग के सामने टर्नआउट में चेक रेल क्यों देना जरूरी है या क्यों दिया जाता है, ये जरा हम लोग देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगर मैं किसी भी एक लाइन को अगर मैं कंसिडर करूं, से मैं अभी मार्क करना चालू करता हूँ। सपोज ये मेरी स्टॉक रेल है, ये मेरी रनिंग रेल है। आप ये लाइन को देख रहे हैं, ये बिल्कुल इसमें कंटिन्यूस है। लेकिन अगर इसी लाइन की जोड़ीदार दूसरी लाइन की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, तो आप देखें कि यहाँ तक तो ये लाइन कंटिन्यूस है, लेकिन इसके बाद में देखिए इतना हिस्सा कंटिन्यूस है, लेकिन ये जो बीच का हिस्सा आप देख रहे हैं, ये जो बीच का हिस्सा है इसमें रेल गायब दिखाई दे रही है। यहाँ पे किसी भी तरह की रेल नहीं है। अभी हम सब जानते हैं कि क्रॉसिंग बनाई ही इसीलिए जाती है ताकि लाइनें क्रॉस की जा सके, व्हील फ्लान जो हमारा क्रॉस हो सके। तो ये हमारी मजबूरी है कि हम इसको डिसकंटिन्यूस रखते हैं। तो अब यहाँ पे हम लोग जो है गाड़ी चला के देखते हैं कि क्या होता है ट्रेन के व्हील के साथ में जब हम लोग यहाँ पर डिसकंटिन्यूस रखते हैं। जैसे आप ये देखिए कि सपोज ये मेरी एक ट्रेन है, टर्नआउट में इस तरीके से पास हो रही है, से दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द ट्रेन, इस तरीके से आ रही है। ये व्हील आया, आप देख रहे हैं कि LH में भी इसको सपोर्ट मिल रहा है, RH में भी मिल रहा है सपोर्ट, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आप थोड़ा सा और आगे आ जाए, ये जगह पे आ जाए। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद हम देखते हैं कि व्हाट वी कैन सी, यहाँ आने के बाद हमको देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे ये जो हिस्सा है, यहाँ पे इसको जो सपोर्ट था, यहाँ पे RH रेल का, LH में तो रेल है, RH में रेल नहीं है, राइट हैंड में रेल नहीं है, ये हिस्सा जो फ्री है। नाउ दिस व्हील, इसके पास दो रूट अब आ गए। it can go directly like this और it can go like this। टर्नआउट साइड में भी जा सकता है और मेन लाइन में भी वो जा सकता है। हम सभी जानते हैं कि हमारा जो है रेलवे का जो हमारा जो ट्रैक का गेज होता है और व्हील का जो क्लियरेंस, जब हमारी नया ट्रैक है, नई व्हील है, सॉरी हमारा ट्रैक नया पुराना हो, हमारा गेज तो फिक्स होता है। जब नई व्हील रहती है तो हमारे ट्रैक में और व्हील में दोनों में 19 mm का एक स्टैंडर्ड प्ले दिया जाता है। बिल्कुल फिक्स नहीं रखा जाता है, 19 mm का प्ले दिया जाता है। और जैसे जैसे व्हील जो है आपका वर्न आउट होते रहता है, गाड़ियां चलते चलते, इट कैन गो अप टू 28.5 mm। बोलने का मतलब क्या है कि धीरे धीरे वो क्लियरेंस जो है बढ़ता रहता है। तो जब ये व्हील का जो क्लियरेंस बढ़ता है तो देर आर चांसेस कि आप जस्ट इमेजिन करें कि ये व्हील थोड़ा सा नीचे की तरफ आ गया, ट्रैवल करते करते क्या हो गया, ये थोड़ा सा नीचे की तरफ आ गया, तो क्या होगा, इट इज कमिंग डाउन, ये आ गया नीचे की तरफ। तो अब ये क्या करेगा, ये दूसरा वाला रूट ले लेगा। तो 100% यहाँ पर क्या होगा, डिरेलमेंट होगा। ठीक है, इसको अवॉइड करने के लिए, क्योंकि हमें तो हमारी मजबूरी है कि यहाँ पे हम लोग क्रॉसिंग के इतने पोर्शन में हम रेल तो दे नहीं सकते, इसको क्लियर ही रखना है। तो हम क्या करते हैं, ये इस तरफ से तो कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी जो दोनों व्हील्स और ये जो एक्सल है ट्रेन का, ये जो है मोनोलिथिकली कास्ट होता है, वन पीस में, मतलब कास्ट होने के बाद उसको स्नग फिट कर दिया जाता है। सो दे एक्ट एज अ वन यूनिट। हम क्या करते हैं, इधर की व्हील में तो कुछ हम नहीं कर सकते हैं, इस तरफ हम नहीं कुछ कर सकते, यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक चक्रेल लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, एक चक्रेल लगा देते हैं, जो क्या करता है कि व्हील को फर्दर जब ये जाना चाहता है नीचे ना, when it wants to go down, तो एक रेंज तक ही जाने देगा, उससे ज्यादा जाने नहीं देगा। जब ज्यादा जाना चाहेगा ये उसको रोकेगा कि भाई आप नहीं जा सकते, उस तरीके से वो उसको स्टॉप करेगा। ठीक है, तो इस वजह से हम लोगों को चक्रेल देना रहता है। ये जिस तरीके से मैंने आपको मेन लाइन में एक्सप्लेन किया, सेम सेम फिनोमिना हमारे टर्नआउट लाइन में भी ऐसा ही होगा, यानी इस तरफ भी होगा। इसलिए यहाँ पर भी चक्रेल, यहाँ से भी अगर आप ट्रैवल करते हुए जाएंगे तो आप देखिए कि ये हिस्सा जो है आपका
अनगाइडेड है, इस वजह से हम लोगों को चेक रेल देना होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा चेक रेल। तो जनरली जो है चेक रेल की जो लंबाई होती है 4330 होती है हमारे टर्नआउट के अंदर। ये क्रॉसिंग के बिल्कुल ऑपोजिट साइड में दिया जाता है। आप इसको देखें तो ये जो है नोज के सामने से इसको इसको प्रोवाइड किया जाता है, और इसी तरीके से यहाँ पर भी आप टर्नआउट साइड में भी हम इसको प्रोवाइड करते हैं। तो अगर चेक रेल हमने नहीं लगाया, अब यहाँ पर भी वही सवाल जो मैंने लेवल क्रॉसिंग में लिया था कि अगर किसी कारणवश हम टर्नआउट पे काम कर रहे थे, हम चेक रेल नहीं लगा पाए, तो क्या हम गाड़ी पास करेंगे? जैसे वहां पे था ना, गाड़ी को तो पास कर सकते 30 के पे, तो क्या यहाँ पास कर सकते हैं? तो मैंने आपको वहां पर, अगर आपने गौर किया होगा तो मैंने वहां पे आपको कहा था वहां पे रनिंग लाइन इंटैक्ट है, रनिंग लाइन में दोनों तरफ से सपोर्ट अवेलेबल है, इसलिए गाड़ी को धीमी गति से पास किया जा सकता है चेक रेल लगने तक। लेकिन दोस्तों यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो हमको एक ही तरफ रेल दिख रही है, अगर LH में है तो RH में नहीं है, अगर RH में है तो LH में रेल नहीं है। तो यहाँ पे जो है व्हील मेरे मिसगाइड होने के चांसेस है, इस वजह से ये जो चेक रेल हमारा होता है, इस ये चेक रेल जो है हमारे व्हील को मिसगाइड होने से रोकता है। दोस्तों इसमें बिल्कुल भी हम गाड़ी को विदाउट चेक रेल टर्नआउट से पास नहीं कर सकते। अगर हमने गाड़ी को विदाउट चेक रेल लगाए पास किया तो इट इज बहुत ज्यादा चांसेस है कि हमारी गाड़ी वहां पर गिरने वाली है। अब इसके बारे में क्या, क्लियरेंस के बारे में क्या मेंशन किया गया IRSOD में, शेड्यूल ऑफ डायमेंशन में, तो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें कंफ्यूज नहीं होना, इसको जरा गौर से हमको देखना है कि इसमें क्या क्या चीजों के बारे में बात हुई है। अभी हमारे ट्रैक में अक्सर जगह PSC स्लीपर है, इसलिए मैं आपको जो है PSC स्लीपर के बारे में ही बताऊंगा। ठीक है, मैक्सिमम क्लियरेंस और चेक रेल ऑपोजिट नोज ऑफ क्रॉसिंग, चेक रेल का क्लियरेंस के बारे में वो बोल रहा है 48 mm, मैक्सिमम के बारे में बात कर रहा है। लेकिन यहाँ पे अपने को गौर से देखने की चीज क्या है, ये किसके लिए बात हो रही है? ये बात हो रही है हमारे 1673 गेज के स्लीपर के लिए। ये कौन सा है स्लीपर, किसमें 1673 देते हैं? PSC स्लीपर। तो क्लियरेंस शुड बी 45 mm। तो आपका जो है टर्नआउट विथ PSC स्लीपर जहाँ पे 1673 mm का गेज है, वहां पे मैक्सिमम क्लियरेंस की अगर हम बात करेंगे तो इट इज नथिंग बट 45 mm। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं मिनिमम क्लियरेंस की, मिनिमम क्लियरेंस की अगर हम बात करते हैं तो आमतौर पे तो 44 है अगर ST स्लीपर वुडन स्लीपर है, लेकिन PSC स्लीपर के लिए क्या कह रहा है, इन केस ऑफ टर्नर फ्लेयर 1673 गेज द क्लियरेंस शैल बी 41 mm इंस्टेड ऑफ 44। तो इन जनरल अपार्ट फ्रॉम PSC स्लीपर 44 इज मिनिमम एंड 48 इज मैक्सिमम। लेकिन क्योंकि PSC स्लीपर में हम सभी जानते हैं कि हमने जो इसको नॉर्मली हमारे ट्रैक में जो गेज होता है 1676 होता है, लेकिन हमारे PSC स्लीपर में हम टाइट गेज 3 mm का टाइट गेज बनाते हैं, यानी 1676 की जगह हमारे PSC स्लीपर में हमको क्या गेज मिलता है 1673 mm। तो यही जो वैल्यू है 3 mm का डिफरेंस, अब देखिए ये जो डिफरेंस जो है एग्जैक्टली 48 माइनस 3 45, 44 माइनस 3 41 मिल रहा है। ये भी मैं आपको बता दूं, ये जो टाइट गेज PSC स्लीपर में लगाया जाता है वो इसलिए किया जाता है बिकॉज हमारी प्रीस्ट्रेस जो हमारी जो स्लीपर होती है इसके अंदर स्ट्रैंड्स होते हैं, वायर्स होते हैं, तो उसको हम क्या करते हैं स्ट्रेस करके उसके अंदर कास्टिंग करते हैं और उसके अंदर स्ट्रेस को रिलैक्स फिर बाद में रिलीज किया जाता है। तो हमारा जो कंक्रीट का स्लीपर होता है वो कंप्रेस्ड इन नेचर होता है, लेकिन आप सभी जानते हैं, आपने स्ट्रैंड्स देखा होगा बिल्कुल ही वायर्स उसके अंदर ट्विस्टेड होते हैं, बिल्कुल जैसे रोप होती है ना रस्सी, उसकी तरह से। तो आपने देखा होगा कि जिस तरीके से रस्सी अगर हम कोई जगह पे बांध दे रोप को, तो थोड़े दिनों के बाद ना आप देखते रहेंगे उसके अंदर जो है सैगिंग आ जाती है, विदाउट यूजिंग इट, अगर आपने उसको यूज नहीं भी किया तो वो सैग हो जाती है। तो इट इज बिकॉज ऑफ रिलैक्सेशन ऑफ स्ट्रेसेस। ऐसे ही यहाँ पर भी हमारी जो है PSC स्लीपर सर्विस में रहते 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 रिलैक्सेशन ऑफ स्ट्रेसेस होता है, तो क्या हो जाता है कि बाद में वो लूज हो जाती है। तो उसी के लिए प्रोविजन के तौर पे हम टाइट गेज 3 mm का बनाते हैं, सो दैट जब रिलैक्सेशन ऑफ स्ट्रेसेस भी हो तो हमारा स्लैग गेज ना हो, हमको 1676 mm आसानी से मिल जाए। तो दोस्तों यहाँ पे आपको IRSOD से मैंने इसका रेफरेंस दे दिया, इसी तरीके से विंग रेल के लिए भी क्लियरेंस दिया है, जिसपे हम ज्यादा डिस्कस अभी नहीं करने वाले हैं, हम अगली स्लाइड पे चले जाएंगे। अभी तीसरी जगह जो है जहां पर हम प्रोवाइड करते हैं चेक रेल, वो है हमारा कर्व, गोलाई जहां पर होती है ना वहां पर जो है वहां पर भी हमको प्रोवाइड करना पड़ता है चेक रेल।
तो पहले मैं यहाँ पे IRPWM मैनुअल में क्या मेंशन किया है वो भी आपको बता दूं, IRSOD में इसकी क्या गाइडलाइंस वो भी आपको एक्सप्लेन कर दूं, फिर हम आगे जरा डायग्राम से डिस्कस करें। क्या कह रहा है, चेक रेल IRPWM का पैरा 423, चेक रेल ऑन कर्व, चेक रेल रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ डिरेलमेंट ऑन शार्प कर्व्स। क्या कह रहा है, जहां पर शार्प कर्व होते हैं वहां पे चेक रेल डिरेलमेंट के रिस्क को कम कर देता है। चेक रेल शुड बी प्रोवाइडेड ऑन द, कहां पे प्रोवाइड करेंगे चेक रेल कर्व्स में, ऑन द इनसाइड ऑफ द इनर रेल ऑफ द कर्व, यानी कि जो इनर रेल हमारी है, आउटर रेल और इनर में जो इनर रेल है उसके अंदर की तरफ हमको क्या करना है, यहाँ पे हमें चेक रेल प्रोवाइड करना है विथ अप्रोप्रिएट क्लियरेंस एज स्टिपुलेटेड इन IRSOD। तो IRSOD का मैंने नीचे रेफरेंस ले लिया है। क्या कह रहा है, मिनिमम क्लियरेंस ऑफ चेक रेल फॉर कर्व, मिनिमम क्लियरेंस कितना होना चाहिए कर्व के लिए, इट शुड बी 44 mm, कम से कम 44 mm का क्लियरेंस होना चाहिए। ठीक है, आगे क्या कहता है, दिस क्लियरेंस मस्ट बी इंक्रीज्ड बाय not less than half the amount of any difference between 1676 and gauge to which the curve is actually laid। यानी कि मिनिमम वैल्यू 44 से अब यहाँ पे मैक्सिमम के लिए वो क्या कह रहा है कि आपने जो भी यहाँ पर आपका रेडियस, आपका जितना भी डिग्री का कर्व रहेगा, है कि नहीं, तो उसके हिसाब से आपको क्या करना पड़ेगा, जितना भी स्लैक गेज होगा ना, जो रिक्वायरमेंट होगा गेज स्लैकनेस का, फॉर एग्जांपल अगर फॉर एग्जांपल जैसे हमने ले लिया कि 1680 हमको चाहिए, 1680 चाहिए और ट्रैक गेज है 1676, तो 1680 माइनस 1676, तो माइनस किया तो आपका आ गया 4 mm आ गया, तो उसका हाफ, तो 4 का हाफ कितना हो गया 2, तो 44 प्लस 2 वो मिनिमम क्लियरेंस हो जाएगा। समझ गए, तो ये 44 तो मिनिमम है, उसके अलावा अकॉर्डिंगली इस तरीके से जो भी डिफरेंस रहेगा आपके गेज में विद स्टैंडर्ड गेज, उसका अमाउंट को हाफ करके हम लोगों को क्लियरेंस को बढ़ाना है। मिनिमम 44, बाकी 44 से ज्यादा अकॉर्डिंग टू द डिग्री ऑफ कर्व। ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि हमारा मैनुअल कहता है कि शार्प कर्व के अंदर हमको चेकरेल प्रोवाइड करना है, तो चेकरेल कौन से चेकरेल को हम सॉरी कौन से कर्व को हम शार्प कर्व कहेंगे। तो यहाँ पे हमारा IRSOD क्या कहता है उसको जरा देख लेते हैं। IRSOD कहता है चेकरेल्स टू बी प्रोवाइडेड इन कर्व वेयर रेडियस इज 218 मीटर और लेस, दैट इज कर्वेचर इज 8 डिग्री और मोर, यानी कि 8 डिग्री या 8 डिग्री से ज्यादा के जो शार्प कर्व होंगे उसमें चेकरेल लगाना पड़ेगा। यूं तो हमारा ब्रॉड गेज में मैक्सिमम डिग्री ऑफ कर्वेचर अलाउड इज 10 डिग्री, लेकिन 8 डिग्री से ज्यादा यानी 8, 9, 10 तक, 8 पॉइंट समथिंग 9 पॉइंट समथिंग जो भी आएगा, तो उतना जहां पर भी 8 डिग्री या 8 डिग्री से ज्यादा शार्प कर्व है वहां पे हमको चेकरेल प्रोवाइड करना पड़ेगा। कहाँ पे प्रोवाइड करेंगे, इनर रेल ऑफ चेकरेल, ठीक है, इनसाइड ऑफ इनर रेल। ठीक है, इट मे बी रिक्वायर्ड इन केस ऑफ फ्लैटर कर्व आल्सो इफ हाई स्पीड इज कॉन्टेम्पलेटेड। आगे क्या कह रहा है, ये तो मैं हमारा IRSOD कह रहा है कि 8 डिग्री से ज्यादा पे तो आपको देना ही देना है, लेकिन आगे ये भी कह रहा है कि अगर हाई स्पीड इज कॉन्टेम्पलेटेड, यानी कि हाई स्पीड वहां पे स्पीड बढ़ा के अगर गाड़ी को कहीं चलाना है तो 8 डिग्री से कम पर भी जो है हमें इनर रेल में चेकरेल प्रोवाइड की जा सकती है। अब इसको लगाने की अथॉरिटी किसकी है, इसको लगाने की अथॉरिटी जो है हमारे डिविजनल इंजीनियर की। वो देखिए आपको मैं ये पॉइंट यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ऊपर देखिए अभी IRPW में लोकेशंस वेयर चेकरेल शुड बी प्रोवाइडेड शैल बी डिसाइडेड बाय द डिविजनल इंजीनियर, DN या सीनियर DN जो हमारे होते हैं, टेकिंग इनटू कंसीडरेबल नेगोशिएबिलिटी ऑफ द रोलिंग स्टॉक एंड द कर्व ज्योमेट्री। यानी कि 8 डिग्री से ज्यादा पे तो बाय डिफॉल्ट हमको देना ही है, उससे फ्लैटर पर भी कर्व नेगोशिएशन में प्रॉब्लम हो रही है या स्पीड ज्यादा बढ़ानी है, हमें वहां की ज्योमेट्री उसको अलाउ नहीं कर रही है, तो DN विल डिसाइड कि भाई ये जगह पर भी आप चेकरेल लगाइए। ये भी हमारा एक यहाँ पर समझने की चीज है। अब इससे फायदा क्या होता है ये जरा मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने की जरा दोस्तों कोशिश करता हूँ। देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने डायग्राम बना के एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि जैसे हमारा गोलाई वाला ट्रैक है, कर्व में शार्पनेस बहुत ज्यादा है, तो अब यहाँ पे क्या होगा, शार्पनेस ज्यादा जब होती है तो क्या होगा, हमारे ट्रैक में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट करना चालू होगा। अभी जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा ये जो है, अब इसके लिए हमने कैंट तो प्रोवाइड कर दिया है, हमने कुछ अमाउंट ऑफ कैंट अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हमने कैंट प्रोवाइड कर दिया है,
बट क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे इंडिया में जो है मिक्स ट्रैफिक का कल्चर है, तो आइडियली जो है इक्विलिब्रियम स्पीड पे ही गाड़ी चलेगी ये ज़रूरी नहीं है। आपने एक पर्टिकुलर ट्रेन की स्पीड के हिसाब से इक्विलिब्रियम स्पीड के लिए दिया, लेकिन अगर वहाँ पर जो है उससे ज़्यादा स्पीड पे कोई गाड़ी जा रही है, तो व्हाट विल हैपन? अभी भी रेसिडुअल कुछ ना कुछ ये कैन डेफिशिएंसी है। तो कैन डेफिशिएंसी की वज़ह से क्या होता है, आप इस जगह पे देखिए, यहाँ पर जो है ये जो व्हील फ्लैंज होगा, ये जो है गेज फेस पे जो है आउटर एज को जो है फ्लैंज जो है टच करके राइड करना शुरू करेगा, तो यहाँ पे इसको हिट करना शुरू करेगा, तो यहाँ पे आप देखते रहेंगे कि लैटरल वियर होता है, आउटर रेल में लैटरल वियर होता है। तो दोस्तों अगर हम चेक रेल नहीं लगाएँगे ना, तो इसी तरीके से उस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वज़ह से धीरे-धीरे मेरा जो है ना हेड लॉस होना शुरू हो जाएगा। बहुत ज़्यादा वियर होने लगेगा, फिर हमको जो रेल जो है, हमको रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा, रेल इंटरचेंज करना पड़ेगा। इसे अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर इनर रेल के पास जो है एक चेक रेल लगा देते हैं और यहाँ पे इनके बीच में जो क्लीयरेंस यहाँ पे हम आप देख रहे हैं एरो मैंने मार्क करके आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश किया है। ये जो है क्लीयरेंस को बरकरार रखने की कोशिश की जाती है। इससे क्या होता है, क्योंकि ये दोनों व्हील और ये एक्सल ये सिंगल यूनिट की तरह एक्ट करते हैं, तो हम जो है जब ये व्हील जो है एक हद से ज़्यादा बाहर जाने की कोशिश करेगा, तो हमारा जो है ये जो चेक रेल है, इसको फर्दर आगे जाने से रोकेगा, तो हमारे ट्रैक में वियर कम होता है। तो जहाँ पर भी शार्प कर्व है, जहाँ पर भी गोलाई बहुत ज़्यादा शार्प है, उन जगहों पे वहाँ पर हमको जो इनर रेल के साथ में हमें क्या करना पड़ता है, एक चेक रेल प्रोवाइड करनी पड़ती है। स इस कुछ इस तरीके से मैं यहाँ पे डायग्राम बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। कुछ इस तरीके से समझो हमारा गोलाई है, तो यहाँ पे हमें जो है इनर रेल में चेक रेल प्रोवाइड करना पड़ेगा। कब प्रोवाइड करना पड़ेगा? क्या कंडीशन का है कि जब 8 डिग्री से ज़्यादा शार्प कर्व हो तब, और दूसरा कब प्रोवाइड करना है? जब नेगोशिएट करने में कर्व में दिक्कत आ रही है या हाई स्पीड इस टेम्पलेट अगर हवा हाई स्पीड वहाँ पे जाने के चांसेस है, तो ऐसे केसेस में वहाँ पर कॉन्टेम्पलेटेड अगर है, तो वहाँ पर क्या करते हैं इनर रेल में जो है चेक रेल लगाने की कोशिश की जाती है। ये हो गया हमारा नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, हम इसके आगे बढ़ते हैं अभी। इसके बाद में ये जो है बहुत रेयरली ये चेक रेल लगाई जाती है, लेकिन क्योंकि हम चेक रेल के बारे में पढ़ रहे थे, तो ये जगह भले ही रेयर क्यों ना हो, इसे भी ज़रा डिस्कस करना मुझे ज़रूरी लगा कि एक जो है हमारा जो एटीएस के पास में एक छोटी-सी चेक रेल लगाई जाती है। कहाँ लगाई जाती है? पहले इसको हम जो है रीड कर लेंगे तो हमें समझने में आसानी होगी। प्रोविज़न ऑफ स्मॉल चेक रेल नियर एटीएस, ये आपको ना आपके ये आपको ना आईआरपीडब्ल्यूएम में इसके बारे में मिलेगा, ना आपको आईआरएसओडी के बारे में इसके बारे में मिलेगा। ये टर्नआउट 2022 जो इरिसेंट की बुकलेट है, जो टर्नआउट के बारे में, उसके अंदर से दोस्तों मैंने लिया है। अब आपके सामने है पैरा नंबर 6.4। तो प्रोविजन ऑफ स्मॉल चेक रेल नियर एटीएस क्या कह रहा है? इन केस मैं हाइलाइट करते चले जाता हूँ, जो भी सेलिएंट पॉइंट्स है उसको मैं हाइलाइट करते जाता हूँ। इन केस ऑफ सिमिलर फ्लेक्सर टर्नआउट, कौन सा टर्नआउट? इन केस ऑफ सिमिलर फ्लेक्सर टर्नआउट, टंग रेल लीडिंग टू टर्नआउट साइड वियर्स आउट वेरी फास्ट। सिमिलर फ्लेक्सर टर्नआउट हम सभी जानते हैं, सिमिलर फ्लेक्सर टर्नआउट किस तरीके का टर्नआउट होगा? उसके अंदर यानी कि ये मेरी मेन लाइन है और इसी की डायरेक्शन में मेरे पास जो है एक और जो है टर्नआउट लाइन हमारी निकल रही है अंदर की तरफ। इसे हम बोलते हैं सिमिलर फ्लेक्सर। तो सिमिलर फ्लेक्सर टर्नआउट में जो है लीडिंग जो टंग रेल जो जो टर्नआउट साइड जाती है, कि अभी देखिए मेन लाइन तो हमारी सीधी चली जाएगी इस तरीके से, सॉरी मेन लाइन हमारी इस तरीके से चले जाएगी, लेकिन जब टर्नआउट साइड वाली जो टंग रेल है ना, ये इसकी बात हो रही है, ये जो है डैमेज होती है। क्या होती है? ये डैमेज होती है। किस तरीके से डैमेज होती है? टंग रेल लीडिंग टू टर्नआउट साइड वियर्स आउट वेरी क्विकली। दिस हैपेंस बिकॉज़ ऑफ पर्सिस्टेंट एंगल ऑफ अटैक ऑन टंग रेल बाय व्हील। क्योंकि कर्वेचर उसी तरफ है, तो ये बार-बार इसको डैमेज करता है। तो जिसको बार-बार क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे सिमिलर फ्लेक्सर में टंग रेल को बार-बार बदली करना पड़ेगा, या फिर उसकी रिकंडीशनिंग करने भी, जो भी जो डैमेज हुआ उसको हमको क्या करना पड़ेगा? वो बार-बार चेंज करना पड़ेगा। ठीक है? इसी तरीके से कॉन्ट्ररी फ्लेक्सर टर्नआउट में भी जो मेन लाइन की तरफ टर्नआउट जाता है, कॉन्ट्ररी फ्लेक्सर के अंदर मेन लाइन में, ये मेन लाइन है हमारी, और कॉन्ट्ररी फ्लेक्सर के अंदर हमारी जो है दूसरी जो है इस तरीके से टर्नआउट इस तरीके से। तो कॉन्ट्ररी फ्लेक्सर के अंदर भी जो मेन लाइन की जो ये टंग रेल है ना, मेन रेल की यहाँ वाली,
ये भी इसी तरीके से डैमेज हो जाया करती है। तो इस वजह से हमें क्या करना पड़ता है, इन ऑर्डर टू डील विद दिस सिचुएशन, इस सिचुएशन को डील करने के लिए क्या करना पड़ता है, a small check rail can be provided on inner rail near or before ATS। क्या करना है, एक छोटी सी चेक रेल हमको लगाना है। मैं आपको डायग्राम नेक्स्ट स्लाइड में दिखाऊंगा, पहले हम इसको रीड कर लेते हैं। ठीक है, इससे फायदा क्या होता है वो हम लोग देख लेंगे। इसकी लंबाई कितनी है, पहले ड्राइंग नंबर क्या है स्मॉल चेक रेल का, वो देख लीजिए आप, RDSO T6076 फॉर 60 kg, 60 kg रेल के लिए ये जो है मेंशन किया उन्होंने नंबर, RDSO T6076। इसकी खासियत क्या है, ये 1 in 8.5 टर्नआउट में भी ये चक्रेल चल जाएगी, 1 in 12 टर्नआउट में भी ये चक्रेल ATS के पास चल जाएगी। हमने अभी देखा था कि लेवल क्रॉसिंग के अंदर चक्रेल की लंबाई कितनी थी, जो भी रोड की विड्थ है +2 मीटर, टर्नआउट में हम गए थे तो उसकी लेंथ थी 4330 mm, 4330 mm। इसी तरीके से कर्व है तो जितनी लंबी गोलाई उतनी लंबी चक्रेल रहेगी आपकी, वहां तक कोई सवाल ही नहीं उठता। यहाँ पर जो है लेंथ ऑफ चक्रेल इज 2300 mm, इसे याद रखना है हमको। जो छोटी यहाँ पे छोटी चक्रेल लगती है 2300 mm की, ठीक है, चाहे 1 in 12 की हो या 1 in 8.5 की हो। कहाँ फिक्स होगा ये, स्लीपर नंबर 2AS 1AS 1 and 2, यानी कि जो हमारी जो अप्रोच स्लीपर की तरफ से ये लगना शुरू होगी। 4 स्लीपर है 2AS, 4 स्लीपर हमारे हैं 2AS 1AS 1 and 2, इन पर ये लगाया जाएगा। ठीक है, अब इसकी गैप कितना रहेगा ATS और एंड ऑफ चक्रेल में, मैं सब रीड करके आपको अगली स्लाइड में एक्सप्लेन करूंगा, जस्ट अभी आप देख लीजिए। गैप बिटवीन ATS एंड एंड ऑफ चक्रेल हैज बीन केप्ट, कितना रखा गया है, 1 in 12 के लिए 250 mm एंड 300 mm फॉर 1 in 8.5 टर्नआउट्स। इसे अब ये आपने वैल्यूज को आप जरा एक बार देख ले, अगली स्लाइड में हमको काम आएगा। फिर से एक बार हम लोग पूरी स्लाइड को देख लेते हैं कि यहाँ पर जहाँ जहाँ सिमिलर फ्लेक्चर टर्नआउट होते हैं या ट्रैक, तो वहां पर टर्नआउट साइड की जो टंगरेल होती है उसके ऊपर परसिस्टेंट एंगल ऑफ अटैक होता है, तो जिससे टंगरेल जल्दी वियर हो जाती है, तो उसको बदली या रिकंडीशनिंग करना पड़ रहा है। इसी तरह कॉन्ट्ररी फ्लेक्चर का जहां पर भी टर्नआउट हमारे पास है, कॉन्ट्ररी फ्लेक्चर टर्नआउट, वहां पर भी मेन लाइन की जो टंगरेल होती है इसमें ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो इसके लिए सॉल्यूशन क्या निकाला गया, एक छोटी चक्रेल ATS के पास प्रोवाइड करना। ठीक है, इसके लिए ड्राइंग नंबर दिया है RDSO T6076 60 kg के लिए, ये 1 in 12 टर्नआउट और 1 in 8.5 दोनों के लिए ही चलती है। इसकी लंबाई फिक्स है 2300 mm, 2300 mm है इसकी लंबाई। ये जो है हमारे अप्रोच स्लीपर 2AS से शुरू होके 2 नंबर स्लीपर तक लगती है, 2AS 1AS 1 and 2। इसे जो है 1 in 12 का अगर टर्नआउट है तो ATS और गैप बिटवीन ATS एंड एंड ऑफ चक्रेल, चक्रेल के एंड और ATS के बीच में गैप 1 in 12 में 250 mm रखा जाता है और 1 in 8.5 में 300 mm रखा जाता है। दोस्तों मैं आपको जो है आपको नेक्स्ट स्लाइड में लेके चला जाता ताकि आपको समझना आसान हो जाए। अब ये जो भी हमने पढ़ा ना, अब उसको हम देखते हैं कि आप यहाँ देखिए कि चक्रेल यहाँ पे मैं मार्क कर देता हूँ डायग्राम के अंदर, चक्रेल यहाँ पे मैं मार्क कर रहा हूँ। ये देखिए ये चक्रेल है, रेड कलर की है, थोड़ा गोलाई है, मैंने इसको स्ट्रेट बना दिया बोले, तो ये हमारी चेक रेल है। इसकी लंबाई क्या कहा था कि ये कौन से स्लीपर पे लगती है, 2AS कहा था, 2AS, ये 2A लिखा ना, ये 2AS है, 2AS 1AS 1 and 2, इन 4 स्लीपरों पे लगती है। और दूसरा क्या कहा था, इसकी लंबाई रहेगी 2300 mm यानी 2300 mm। और ये जो देख रहे ATS का एंड और एक एंड ऑफ चक्रेल, चक्रेल का एंड और स्टार्ट ऑफ ATS एक्चुअल टू ऑफ स्विच, इनके बीच में डिस्टेंस की बात हुई है, तो कितना कहा है पीछे की स्लाइड में आप देखें, 1 in 12 में 250 mm और 1 in 8.5 में 300 mm। तो दोस्तों इस तरीके से हमने आज डिफरेंट टाइप्स ऑफ चक्रेल के बारे में पढ़ा, उनकी लंबाई के बारे में पढ़ा, उनकी लोकेशंस के बारे में पढ़ा, और उससे रिलेटेड जो भी चीजें मैं आपको एक्सप्लेन कर सका मैंने आपको सब एक्सप्लेन किया। दोस्तों मैंने बहुत कोशिश किया है कि मैं आपको ये अच्छी तरह से जस्टिफाई कर पाऊँ। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने पूरी की पूरी वीडियो देखी। आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए सो दैट मुझे मोटिवेशन मिले कि मैं और भी टॉपिक्स पे वीडियोस बनाना शुरू करूं।